Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, It is impossible for a type of O positive baby to have a type of blank mother. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है ब्लड ग्रुप्स की और इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये चीज़ नामुमकिन है कि एक बच्चा जब पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा जबकि उसके मदर का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी नेचर में ये चीज़ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि एक माँ का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा जबकि उसका जो बेटा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा। मज़ीद स्टूडेंट्स, आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ये तमाम ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। जबकि अगर हम ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और तमाम के तमाम ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, स्टीयरिंग ऑफ अ कार इन्वॉल्व, यानी स्टूडेंट जो गाड़ियों में स्टीयरिंग होता है इस पर कितने फोर्सेस लगते हैं और ये जो फोर्सेस होते हैं ये कौन से डायरेक्शन में होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इंस्टेंट जो स्टेयरिंग पर हम फोर्सेस लगाते हैं ये पेयर में होते हैं, यानी जोड़े की शक्ल में होते हैं और ये सेम लाइन में होते हैं जबकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। हम इस डायग्राम से थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें दो फोर्सेस है, एक राइट हैंड का एक लेफ्ट हैंड का। दोनों की अगर हम डायरेक्शन देखें तो सेम लाइन में फोर्सेस पड़ रही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द शेप ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू, यदि हमारे कान का जो एक्सटर्नल शेप है जो हमें नज़र आ रहा है ये किसकी वजह से है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन इलास्टिक कार्टिलेज। सुन, कार्टिलेज और बोन में मेन फ़र्क ये है, कार्टिलेज मोर इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने अपने कान को मरोड़ा और वो टूट गया हो। सो कान जो है इसका जो एक्सटर्नल शेप है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज। और सुन, जो कान है जो एयर है इसका मेन फंक्शन है हेयरिंग और साथ साथ बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना। अब ये कौन से सिस्टम को यूज़ करता है, उस सिस्टम का नाम है वेस्टिब्युलर सिस्टम, और इस सिस्टम के ज़रिए हमारे कान सुनते भी है और साथ साथ हमारे बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। मज़ीद अगर मैं आपको तफसीलात दूँ तो सुन, हमारे दोनों कानों में 6 बोन्स है, ईच बोन हैव 3 बोन्स, इनकस मेलियस एंड स्टेप्स। और स्टेप्स जो है से हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है जो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ टाइट रूप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल विच ही होल्ड अक्रॉस हिज बॉडी, द पर्पस ऑफ दिस पोल इज टू ब्लैंक। देखिए स्टूडेंट्स, से क्यूज का मतलब ये है कि एक रूप वॉकर मीन वो बंदा जिसने एक रस्सी एक साइड से दूसरे साइड के साथ बांधी हुई और उसके ऊपर चल रहा हो। तो इसने किया क्या होता है कि बॉडी के साथ जो है एक और रस्सी को भी बांधा होता है। तो अभी जो और रस्सी इसने बांधी हुई, जो पोल इसने बांधा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या रीज़न है कि इसने पोल बांधी हुई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबाव वर्टिकली अबाव द रूफ, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि इसको हमेशा रूफ के वर्टिकली अबाव रखे। तो इससे होगा क्या कि इसने क्या किया होगा, अपनी बॉडी के जो मूवमेंट होगा, अपनी बॉडी की जो स्टेबिलिटी होगी उसको कायम रखा होगा। नंबर 5 है हमारा, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ब्लैंक, यानी स्टूडेंट जो हमें स्काई ब्लू नज़र आता है इसकी रीज़न हमसे इस एमसीक्यूज में पूछे जा रहा है।
So the correct option is option B, means scattered blue light. होता है कि स्टूडेंट्स देखिए, फिनोमिना कुछ यूँ है कि आपको एक चीज़ रेड नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसने बकाया 6 कलर एब्जॉर्ब किए हुए हैं और इसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया हुआ है, स्कैटर किया हुआ है। सो जस्ट लाइक दैट हमें जो स्काई है, जो आसमान है, इसलिए ब्लू नज़र आता है क्योंकि हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ये ब्लू कलर को स्कैटर करता है, बकाया सबको एब्जॉर्ब करता है। सेम लाइक दैट अगर हम वाइट कलर की बात करें तो वाइट कलर तमाम के तमाम कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक की बात करें तो तमाम के तमाम कलर को एब्जॉर्ब करता है। नंबर 6 है हमारा, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम के हमारे पास मतलब डिजीज़ आ सकते हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी काम छोड़ देती है और आपके बॉडी में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो इसके दौरान इसको ड्रग दिए जाते ताकि इसकी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर सके, वापस बहाल किया जा सके। तो अब अगर एक बंदे को ड्रग दिया जाए और उसकी इम्यून सिस्टम उसको मतलब क्या करे, एब नॉर्मल मूवमेंट शो करे, तो इसे हम नाम देते हैं एलर्जी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हम कहते हैं ना, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो एलर्जी की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि बॉडी की एब नॉर्मल मूवमेंट नॉर्मल चीज़ों को, यानी देखिए सुन, डस्ट तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, तमाम लोग इसमें घूमते रहते हैं, फिर मुझे क्यों इससे मतलब एलर्जी है। से बॉडी का एब नॉर्मल मूवमेंट है नॉर्मल चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच मेटल कैन बी बीटन इनटू द शीट्स इज नोन एज। देखिए सुन, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, मैंने कहा ये हमारे पास एक मेटल है। अब इस मेटल को मैंने बीट किया और इससे मैंने एक प्रॉपर शीट बनाई, और शीट कुछ भी हो सकती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन मेलियाबिलिटी। मेलियाबिलिटी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को बीट किया जाता है और इससे डिफरेंट शीट्स बनाए जाते हैं। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन काज डैमेज टू द एयर ड्रम इज। देखिए सर, नॉर्मली होता क्या है कि हम वो साउंड सुनते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरमियान हो। अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाती है फिर भी हम नहीं सुनते, 20 हर्ट्ज से नीचे आते तो फिर भी हम नहीं सुनते। अब सुन, जो इंसान का कान है ये 100 डिबाइल्स के जब सुन इसको साउंड सुनाई दी जाती है, 100 डिबाइल्स, टीबी मीन डिबाइल्स, और अगर ये साउंड इसको 8 मिनट तक सुनाई जाए तो ये बंदा अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को भी लॉस कर सकता है और यहाँ तक कि ये बहरा भी हो सकता है। अब इसमें कुछ टर्म्स है। अगर एक बंदा 85 डिबाइल्स की साउंड को 8 घंटों के लिए सुने तो तब वो बहरा भी होगा और साथ साथ वो अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को कम्प्लीटली लॉस कर देगा। थर्ड जो है, अगर एक बंदे को आप 70 डिबाइल्स की साउंड सुनाओ 24 आवर्स के लिए तो वो बंदा 24 आवर्स तक सही होगा, पर उसके बाद उसको हेयरिंग कैपेसिटी लॉस हो जाएंगी। तो 9 है हमारा, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सुन, फ्यूज वायर क्या है। फ्यूज वायर हमें कैसे वायर को कहते हैं, कैसे तार को कहते हैं जो क्या करता है, करंट को कैरी करता है। और सुन, जो फ्यूज वायर होता है ये बेसिकली बना होता है 63% इसमें हमारे पास होता है टिन और 37% इसमें लेड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 63% टिन एंड 37% लेड, दोनों हमारे पास एटॉमिक एलिमेंट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्यूज वायर है इसमें जिंक का भी यूज़ किया जाता है। 10 है हमारा, which one of the following is the main culprit in the thinning of ozone layer in the Earth's atmosphere? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके हमारे पास डिफरेंट लेयर है। जिस तरह इसमें एक है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है जो सन से आने वाले खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है और हमारे सन को एक शफाफ लाइट देता है। अब कुछ गैसेस ऐसी है जो कल्प्रेट है, कल्प्रेट मीन मुजरिम है, जो ओजोन को ख़त्म करती है। और इसमें हमारे पास जो मेन गैसेस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके अलावा सुन, मीथेन भी हमारे पास एक कल्प्रेट है ओजोन का। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सिवाय नाइट्रस ऑक्साइड के ओजोन को ख़त्म नहीं करते। लेकिन जो मेन गैसेस है जो ओजोन लेयर को इजीली ख़त्म कर सकते हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
जो हमारे एसीज में और रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाने वाला एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द डैमेज टू द ब्लैंक नर्व could result in the defect of eye movement। वो कौन सा नर्व है जब उसमें डैमेज आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसकी वजह से आई का मूवमेंट जो है वो खराब हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एब्डोसिन नर्व। स्टूडेंट्स, एब्डोसिन नर्व ये एक ऐसा नर्व है जो क्या करता है, हमारे आई बाल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है। जब इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, इसमें नॉर्मल सी बात है, अगर एक प्रिंसिपल एक पूरे इदारे को चला रहा है, अब अगर एक प्रिंसिपल बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा इदारा ख़राब हो जाएगा। सो जस्ट लाइक देट, आई की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले नर्व का नाम है एब्डोसिन नर्व। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो आई बाल के मूवमेंट में भी खराबी आ जाती है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा रीजन जो है वो स्पाइनल कार्ड का नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन पेल्विक रीजन। ऑप्शन इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि स्पाइनल कार्ड क्या है। स्पाइनल कार्ड सिर्फ हमारे पास एक लॉन्ग टेन टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन मिलकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और आपको पता है कि जब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएंगे तो हमारी बॉडी से रिफ्लेक्सेस ब्रेन को भेजना और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी तक भेजना, ये काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। नंबर 13 है हमारा, सीरम ऑफ ब्लड प्लाज्मा माइनस एड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा मीन्स सीरम प्लस द कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स। देखिए स्टूडेंट, ब्लड प्लाज्मा जो है ये सीरम से और साथ साथ जब इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन डाले जाए तो ये कहलाता है ब्लड प्लाज्मा। लेकिन सीरम जो है, जब हम इससे क्या करेंगे, देखिए अगर हम प्लाज्मा से क्या करें, क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल ले तो फिर ये कहलाएगा सीरम। सो सीरम प्लस क्लॉटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, एंड द ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम। अब क्लॉटिंग प्रोटीन में सिर्फ हमारे पास फिब्रिन, थ्रोम्बिन एंड टिश्यू फैक्टर्स भी शामिल है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। यानी इसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ये तमाम चीज़ों को मजबूत करता है, वहाँ पर इम्पल्सेस को पास करता है सिवाय स्केलेटल मसल्स के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल्स और साथ साथ स्मूथ मसल्स को इनर्वेट्स करता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखिए, स्मूथ मसल हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। तो हम वो क्या है, वो इनवॉलेंट्री है, अपने हथियार से काम करते हैं। कार्डियक मसल को देखे जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, तो कभी आपने हार्ट को कहा है कि तुम रुक जाओ भाई, थोड़ी देर वेट कर लो, इस टाइम आपने नहीं धड़कना। क्यों? वो इनवॉलेंट्री अपने फंक्शन को खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ कार्डियक मसल और स्मूथ मसल को इनर्वेट करता है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को और साथ साथ डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जीन। सुन सके, मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। और जब हम डीएनए को देखते हैं तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जीन। जीन की डेफिनेशन कुछ यूँ करते हैं कि डीएनए का वो हिस्सा जिसमें एक प्रोटीन को कोड करने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे हम नाम देंगे जीन का। और जीन जो ये हेरिडिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।